हेलो स्टूडेंट्स, हाँ गुड मॉर्निंग। कल एक चीज बताइए कि लास्ट टाइम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी हो गया था, नॉन यूनिफॉर्म वाला हो पाया था या कट गया था? तब तक कट गया। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, और उसके बाद करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। यानी 2 टॉपिक है, उसके बाद टोटल आपका कॉम्पिटिटिव स्टार्ट हो जाएगा। केवल बोर्ड का 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, यानी 2 दिन का क्लास बचा हुआ है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए और दूसरा जो है एक्सटर्नल फील्ड में सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, जिसमें डाइपोल का हम लोग पढ़ेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी और क्वाड्रूपोल का पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक है बोर्ड का, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर इसका न्यूमेरिकल सब करवा देंगे, एनसीईआरटी चैप्टर 2 का करवा देंगे इससे रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग एसटी स्टार्ट करेंगे, यानी परसों से। तो टॉपिक का नाम है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन इसके पहले कल जो आपका छूट गया था उसको क्लियर करा देते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग को देखना है। मान लेते हैं कि जेड डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में। तो यह हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, या वाई डायरेक्शन हो गया, और यह हमारा जेड डायरेक्शन हो गया। जेड डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाने पे डिक्रीजेस करता है, यानी कि इंक्रीज इन जेड। तो यहाँ पे बना देते हैं, या जेड है तो जेड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। यानी जैसे से जेड में ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जेड डायरेक्शन में है और कांस्टेंट नहीं है। जेड में डिस्टेंस बढ़ने में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ओरिजिन के नजदीक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जैसे से ओरिजिन से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेसिंग क्या होगा, कम होगा, और जैसे से दूर जाएंगे स्पेसिंग क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला सरफेस जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, उसको देखिए स्केच कैसे करेंगे। तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है। तो जेड एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर सरफेस बनेगा वो एक्सवाई प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सवाई प्लेन बनाना है, एक्सवाई प्लेन पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए यहाँ हो गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिए। अब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर या स्पेसिंग आपको दिख रहा है, ये दोनों के बीच का स्पेसिंग हो गया। इस स्पेसिंग को कुछ नाम रख दीजिए, D1 नाम रख देते हैं। अब जैसे जैसे इससे ऊपर जाएंगे तो स्पेसिंग जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो यह स्पेसिंग हम लोग को बढ़ा करके दर्शाना है। तो यहाँ पर D1 है, अब इसके बीच का स्पेसिंग देखिए यह D2 है, तो D1 से D2 बढ़ गया, यानी स्पेसिंग बढ़ गया। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ घट गया। अब एक और फील्ड अगर यहाँ पे हम लोग ले लें, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको और आगे बढ़ा दें जेड डायरेक्शन में, तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग स्केच कर सकते हैं यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा करके, यानी एक और यह इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसके बीच का स्पेसिंग जो है D3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं D1 लेस देन D2 लेस देन D3। तो मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। यहाँ D जो है वह 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेसिंग है। यहाँ सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4। तो यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग इन जेड, उस
उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस ढंग से आएगा। अगर यही हमारा इंक्रीज कर रहा होता, जेड डायरेक्शन में ऊपर जाने पे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा होगा, तो नीचे में स्पेसिंग ज्यादा होगा, ऊपर में स्पेसिंग कम होगा। 3 डायमेंशनली हम लोग को एज्यूम करना है। यहाँ जैसे मान लीजिए कि एक पिलर है, एक पिलर से जो है ना ये सरफेस हम लोग निकाल दिए हैं बालकोनी की तरह डिफरेंट। तो ये ध्यान दे लीजिए। तो यह हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी बनाइएगा तो उसमें पावर ग्रिड के लिए है, पावर ग्रिड के लिए भी आपको निकालना है। अब जो है हम लोग आज आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हुआ कि बहुत सारे चार्ज हैं सिस्टम में, उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे एज्यूम करते हैं इसके लिए कि इनिशियली सभी जो चार्जेस हैं हम लोग Q1, Q2, Q3 जितने होंगे Qn, सबके सभी चार्ज जो है वह इंफिनिटी के। तो इंफिनिटी से फर्स्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन होगा कुछ, फिर सेकंड चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन होगा, थर्ड चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन होगा, nth चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन होगा। इसका मतलब है कि हमारे प्रेजेंट सिस्टम में जितने भी चार्जेज हैं, इन सभी चार्जेज को इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन पे या प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन पे या प्रेजेंट पोजीशन पे लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, यह वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंट लोकेशन। इसका मतलब है कि लोकेशन अगर बदल गया तो हमारा चार्ज का पोटेंशियल, सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। वर्क डन, वर्क डन इन assembling the charges from infinity to present location by external force। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लिखना उतना जरूरी नहीं है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। Work done in assembling the charges from infinity to present location is called potential energy of charges in present location। तो इन से अच्छा है at present location, एट प्रेजेंट लोकेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ ये आपको ध्यान देना है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, तो यह जो भी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वो सभी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लिया जाता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा लिया जाता है और वह विदाउट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे उसको दोबारा एक्सटर्नल फोर्स लिखने की जरूरत नहीं समझे, उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं आप चाहे तो अंतर नहीं करेगा। दूसरा है कि प्रेजेंट लोकेशन, यानी लोकेशन एक इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर हमारा सिस्टम सेम हो और उसका लोकेशन अगर बदल जाए तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे मान लो कि आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है और आप 5 आदमी हैं, आप पांचों आदमी को जो है 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चाहे मान लो कि मुजफ्फरपुर से आपको दिल्ली जाना है और आपका प्रेजेंट लोकेशन मुजफ्फरपुर है, तो दिल्ली जाने में कितने टाइम लगेंगे,
तो मान लिए आपको 4 घंटे लगेगा, तो आपका 4 घंटा लगेगा जाने में, और वहां जाकर के मान लो 5 घंटा काम करना है, मिनिमम 5, आप मैक्सिमम 7 कर सकते हैं। लेकिन आप जो है 4 घंटा इधर और 5 घंटा काम किए, टोटल 9 आवर, और टोटल 9 आवर पर ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। दूसरा टीम का जो प्रोजेक्ट लोकेशन है ये मुजफ्फरपुर वाले टीम का है, जिनको मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने में ही 4 घंटा लग गया और 5 घंटा वहां काम करना है, टोटल 9 घंटा ये टीम हमारा जो है वेस्ट कर रहा है। दूसरा टीम को देखिए, जो टीम आपका पटना में, सेम पर्सन का टीम पटना में, लोकेशन चेंज हो गया। अब पटना से दिल्ली जाने में इनको पटना से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़े और दिल्ली चले गए, तो 2 आवर लगा फ्लाइट में, और मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 2 आवर और प्लस 2 आवर फिर फ्लाइट में, तो मिनिमम 4 आवर लगा मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाते हैं तो। और पटना से डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं तो 2 आवर में पहुंच गए हम लोग। मुजफ्फरपुर से पटना जाने का फ्लाइट का टाइम जो है वो भले जो बस में या आप जाइएगा सेल्फ व्हीकल से, वो बच गया आपका 2 आवर। अब यह आदमी जो है 5 की जगह 7 घंटा वहां दे सकता है, या भी टोटल एक्सपेंस कितना किया है 9 आवर। तो इसका भी मुजफ्फरपुर टीम भी 9 आवर वर्क कर रही है, पटना टीम भी 9 आवर वर्क कर रही है, लेकिन आउटपुट स्केल पे मुजफ्फरपुर वाले का 5 के अकॉर्डिंग है और पटना वाले का 7 के अकॉर्डिंग है। तो इसका आउटपुट बदल गया, यानी इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, और यह पोटेंशियल एनर्जी हमारा लोकेशन पर डिपेंड है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। अगर मुजफ्फरपुर लोकेशन पर भी दिल्ली की फ्लाइट अवेलेबल होती और मुजफ्फरपुर से भी आप 2 घंटे में फ्लाइट पकड़ के अगर दिल्ली चले जाते, तब हमारा जितना प्रोडक्टिविटी मुजफ्फरपुर टीम देती उतना ही प्रोडक्टिविटी पटना टीम देती। तो उस केस में हमारा लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, केवल टीम इंपॉर्टेंट होता। लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वह जो है हमारा लोकेशन डिपेंडेंट भी है और साथ साथ सिस्टम डिपेंडेंट भी है, कि सिस्टम में कितने चार्ज है। चार्ज की संख्या बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है कि फर्स्ट केस में हम लोग को डिफाइन करना है फॉर सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज। 1 चार्ज के लिए, फिर 2 चार्ज के लिए निकालना है, फिर 3 चार्ज के लिए निकालना है, और उसी को जनरलाइज कर देना है 10 चार्ज के सिस्टम के लिए। तो फॉर सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा, या पोटेंशियल एनर्जी ए में कर लीजिए फॉर सिंगल चार्ज। तो यह जो सिंगल चार्ज है एक ही है, तो क्यू मान लेंगे। इनिशियली कहां है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से इस सिस्टम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से और एक असेंबली हम लोग कहां से करेंगे, इन्फिनिटी से करेंगे। ठीक है, एक असेंबली कहां से करेंगे, इन्फिनिटी से करेंगे। तो जब इन्फिनिटी से करेंगे तो आप इसका जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में भी इन्फिनिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मॉडिफाई करके सिस्टम ऑफ चार्जेज एट प्रेजेंट लोकेशन इज द work done in bringing the charges। तो bringing से अच्छा रहेगा assembling, in assembling the charges at present location from infinity, यानी assemble कहां से करना है, from infinity इज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट प्रेजेंट लोकेशन डायरेक्ट यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे। इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट प्रेजेंट लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस, तो यह जो हो गया हमारा सबसे अच्छा डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का। और इसमें भी वही है, ये डेफिनेशन लोकेशन वाला इंपॉर्टेंस समझने के बाद हम लोग जो है लोकेशन को इंपॉर्टेंस दिए। तो लोकेशन के लिए प्रेजेंट लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट लोकेशन पे लाना कहां से है, चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन पे लाना है।
चार्ज को, जो वर्क डन होगा वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो इस तीन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग जो है टॉपिक पे आ जाते हैं। ये टॉपिक का डिफिनीशन हो गया, आप अपने शब्दों में भी ये डिफिनीशन को यूज कर सकते हैं। अब इस डिफिनीशन के बाद जो है एक चार्ज के सिस्टम के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है फॉर सिंगल चार्ज। तो देखिए यहाँ पर मान लो कि इंफिनिटी है और एक ही चार्ज है इसलिए क्यू मान लेते हैं, Q1 Q2 नहीं मानते। अब जब Q को हम लोग इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन कहीं पे भी मान लो A पॉइंट पे ले आते हैं और यहाँ पर हमारा ओरिजिन है O और डिस्टेंस जो है O से A पॉइंट का R है, यहाँ पर Q चार्ज को ला रहे हैं। तो जब Q चार्ज को इंफिनिटी से हम लोग ला रहे थे तो स्पेस में पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है और साथ ही साथ कोई भी चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई फोर्स जो है इस चार्ज को लाने में अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 0। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन A इज इक्वल टू A कॉमा दे दो W1 इज इक्वल टू 0, या वर्क डन 0 होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन U बराबर W1 एक ही वर्क है, तो U बराबर भी इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू 0। तो एक चार्ज अगर अकेला है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी जो है सेल्फ का नहीं है। हाँ, इसी सिंगल चार्ज को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करते तो फिर इस चार्ज का भी जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो आपको बताया थे कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज का पढ़ना है हम लोग को, दो केस में पढ़ना है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज का और जब यह सिस्टम ऑफ चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब जो है 2 नंबर में पढ़ना है और सिस्टम ऑफ TW2 चार्जेस, 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 मान लिए Q1 एंड Q2 इनिशियली लाइंग एट इंफिनिटी। नाउ Q1 को हम लोग ब्रिंग करके ले आएंगे पोजीशन 1 पे, Q1 को A पॉइंट पर ले आए तो एट ए डिस्टेंस कुछ मान लो इसको R1, ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे हम लोग ले आए इसको, ठीक है। Q1 को तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन A W1 बराबर 0। यहाँ तक तो हमारा सेम आ जाएगा, तो सेम कॉपी पेस्ट हम लोग कर देंगे। अब फिर निकालेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। अब Q2 को कहाँ लाना चाहते हैं, तो देखिए Q2 को यहाँ से हम लोग पकड़ करके ला रहे हैं और ले आ रहे हैं इसको B पॉइंट पर। Q2 को जो है B पॉइंट पे पकड़ करके ला रहे हैं। तो जैसे ही Q2 को हम लोग लाना शुरू करेंगे, Q1 को लाए थे तो कोई अपोज करने वाला नहीं था, लेकिन Q2 को जैसे ही लाना हम लोग शुरू करेंगे तो अपोज करने वाला कौन प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है, क्योंकि Q1 तब तक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश कर दिया होगा इस स्पेस में। अब Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाना है तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q2 को लाने में, इसलिए हमारा वर्क डन यहाँ पर 0 नहीं होगा, W2 से W2 क्या होगा। अब याद कीजिए यह W2 निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को मल्टीप्लाई अगर चार्ज से कर दे तो उस पोजीशन पे उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। इसका मतलब है कि ये जो वर्क डन हमारा है Q2 को लाने का, तो Q2 हो गया चार्ज इनटू Q2 को किस पोजीशन पे ला रहे हैं, B पोजीशन पे लाए हैं, तो B पर पोटेंशियल चाहिए, तो B पोजीशन का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल किसके कारण होगा, ओरिजिन पर तो कोई सोर्स चार्ज है नहीं, इसलिए ओरिजिन से कोई मतलब नहीं होगा। Q1 का पोटेंशियल होगा B पॉइंट पे, तो Q1 से Q2 की जो दूरी है या Q1 से B का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कुछ मान लो R12 मान लेते हैं हम लोग, या डिस्टेंस
तो यह R12 दूरी हो गया। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट बी पॉइंट का पोटेंशियल, लेकिन किसके कारण? ए के कारण। तो पोटेंशियल ए के कारण यानी Q1 के कारण, तो V1 इसके लिए सिंबल देखिए, सिंबल कैसे लिखते हैं? V1 यानी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट लोकेशन R2, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकेशन कितना है? R2, तो एट लोकेशन R2 वेक्टर लिख देंगे यहाँ पर। अब जो है इसका वैल्यू कितना आएगा? तो W2 बराबर देखिए Q2 इंटू V1 का वैल्यू 1/4πε0, किसका पोटेंशियल है? Q1 का। चार्ज कितना है? Q1 डिवाइडेड बाय Q1 से इस B लोकेशन का दूरी कितना हो गया? स्पेस का तो पोजीशन हमारा लोकेशन हो गया R2, लेकिन यह R2 जो लोकेशन है वहां पर जो पोटेंशियल है वो किसका पोटेंशियल है? Q1 का पोटेंशियल है। तो Q1 से डिस्टेंस कितना हुआ? R12, इससे यह डिस्टेंस हो गया R12। तो यह हो गया हमारा W का वैल्यू। अब दो ही चार्ज का सिस्टम है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन assembling the charges। तो WT बराबर W1 प्लस W2, दोनों को जोड़ोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 आ गया। फ्रॉम डेफिनेशन U बराबर हो गया WT, इम्प्लाइज दैट U का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। अब इतना एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जो है, जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा सिस्टम नहीं है तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। R12 जो है Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है, तो बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना है, अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो Q1 Q2 के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा Q1 Q2 के बीच दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सिव होगा तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव है यानी Q1 Q2 में से कोई एक चार्ज निगेटिव है तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 मान लो निगेटिव है, तो निगेटिव तो फील्ड के ही डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फील्ड है राइट वार्ड तो या अट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट वार्ड, तो फील्ड के अलोंग यह आसानी से आ जाएगा। तो उस केस में यह जो है प्रोडक्ट निगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारा निगेटिव हो जाएगा। एक बात और यहाँ ध्यान देना है, हम लोग जो इस बी लोकेशन पे लाए हैं Q2 को मान लेते हैं, दो बातें आपको ध्यान देना है। पहला कि Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, Q1 Q2 निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव है। अगर दोनों ही चार्ज निगेटिव है तो पुनः पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस Q1 को जो है हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ले आए थे A पर, और Q2 को जो है एक बार ले आए इस कर्व के अलोंग, दूसरे बार Q2 को ले आए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, तीसरा बार किसी तीसरे पाथ से फॉलो करा करके Q2 को ले आए। तो किसी भी पाथ से हम लोग फॉलो करा करके Q2 को ले आए यानी चार्ज को असेंबल कर रहे हैं, तो पाथ ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा पोटेंशियल एनर्जी, वो केवल प्रेजेंट लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि यह लोकेशन हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है। और जब कोई भी फील्ड नहीं है, ओरिजिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो Q1 के रिस्पेक्ट में लोकेशन क्या है, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता रहा है कि यह R2 पे तो डिफिनेशन से आप ले लिए कंसेप्ट से, लेकिन ये वैल्यू जो आया एक्सप्रेशन उसमें R12 आ गया। इसका मतलब है कि Q1 और Q2 चार्ज के बीच का जो स्पेसिंग है उस पर डिपेंड करेगा, ओरिजिन कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये दो बातें हम लोग को ध्यान रखना है, उसको रिमार्क में अभी हम लिख देते हैं इन दो बातों को। देखिए रिमार्क्स में पहला रिमार्क हम लोग लिखते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगा तो Q बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा रिमार्क, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो इंप्लाइज दैट Q जो है निगेटिव हो जाएगा, फील्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा। और तीसरा रिमार्क हम लोग को जानना है कि U डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट लोकेशन पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे तो डिपेंड करेगा नहीं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ
along which charges are brought from infinity to present location। इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन पे चार्ज को लाने में जिस पाथ को हम लोग फॉलो किए हैं उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी केवल प्रेजेंट लोकेशन पे डिपेंड करेगा। और दो चार्ज सिस्टम के लिए तो आपको दिखा कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे दो स्टूडेंट है, दोनों अगर किसी भी काम में झूठ बोल रहे हैं तो वो सच क्या है ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों के बीच के अंदर स्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि वो सही है कि गलत है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग जो है दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं जब हम लोग का 3 चार्ज का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। तो सी में और सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज का जो सिस्टम है उसके लिए हम लोग को निकालना है। तो इस 3 चार्ज के सिस्टम पे अब हम लोग को ध्यान देना है। तो 3 चार्ज के सिस्टम के लिए क्या, तो देखिए तीनों चार्ज को इनिशियली हम लोग इन्फिनिटी पे मान लेंगे। Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो इंट्रोडक्शन वही हो जाएगा जो हम केवल बोल दे रहे हैं। आपको डीपीपी नोट में भेजा हुआ है इंट्रोडक्शन। Consider 3 charges Q1, Q2 and Q3 at infinity. Now we brought Q1 charge from infinity to present location। कोई भी present location पे जो है इसको ले आइए Q1 को। यहाँ पे मान लो कि हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, ये ओरिजिन, और ए पॉइंट पे Q1 को हम लोग ले आए और Q1 का जो लोकेशन है वह है R1। Q1 चार्ज को ए पोजीशन पे ले आए, लोकेशन है R1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन A, W1 बराबर 0। ये सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब Q2 को ले आइए उठा करके। तो देखिए Q2 को पुनः हम लोग जो है इस Q2 को ले आ रहे हैं इन्फिनिटी से, किसी भी पाथ से फॉलो करके प्रेजेंट लोकेशन B पे हम लोग Q2 को ले आए और B पे ले आए तो ये प्रेजेंट लोकेशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2। लेकिन Q1 से Q2 का यह दूरी जो है यह R12 कहलाएगा। तो R1 वेक्टर ध्यान दीजिए, R1 वेक्टर जोड़ R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में खूब आपको पढ़ाया थे पोजीशन वेक्टर के भी टर्म में और विदाउट पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी कूलम्ब्स लॉ, तो वह आपको ध्यान रखना है इसको। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन W2 Q2, ठीक है। Q2 हो जाएगा चार्ज V1, यानी कि Q1 का पोटेंशियल चाहिए किस लोकेशन पे, R2 लोकेशन पे। तो ये W2 Q2, V1 का पोटेंशियल क्या होगा, यानी Q1 का पोटेंशियल बताइए। Q1 का पोटेंशियल B पॉइंट पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया Q1 और दूरी हो गया R12, ये R12 ये सही है। तो यहाँ तक भी सेम रह जाएगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा। अब फिर तीसरा चीज यहाँ पर देखेंगे हम लोग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 charge, the Q3 from infinity to present location W3। प्रेजेंट लोकेशन का नाम दीजिए C या नहीं दीजिए, यहाँ भी दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट लोकेशन C, W3 इज इक्वल टू। तो अब W3 को कहाँ पे हम लोग ले आए, तो देखिए यहाँ पर जो है W3 को यानी Q3 को हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर। देखिए Q3 को ऐसे यहाँ पर ऐसे ले आए, Q3 को यहाँ पर C पॉइंट मान लेते हैं Q3। तो Q3 को यहाँ पर ले आए तो यह लोकेशन जो हो गया Q3 का R3 वेक्टर हो गया। A से Q3 का जो डिस्टेंस हो गया यह R13 वेक्टर हो गया और B से जो डिस्टेंस हो गया यह हमारा R23 वेक्टर हो गया। इतना ध्यान दीजिए। तो Q3 को ले आए हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ पर C पॉइंट पर। 5 मिनट टाइम है, हो जाएगा। तो Q3 को इन्फिनिटी से हम लोगों ने C पॉइंट पर ले आया है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन C, W3। तो W3 बराबर Q3 चार्ज, तो यहाँ तक चार्ज हो जाएगा। या ध्यान रखिए, इसलिए आपको वहां पे बता दूं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते समय कंसेप्ट में चार्ज इनटू पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल किस पॉइंट का चाहिए? सी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। सी पर किस किस के कारण पोटेंशियल होगा? तो देखिए सी पॉइंट के पहले से चार्ज Q1 और Q2 सिस्टम में प्रेजेंट है, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम लोग टॉपिक पढ़े थे, उसमें दो चार्ज के कारण पोटेंशियल सी पॉइंट पे चाहिए। इसलिए सी पॉइंट का पोटेंशियल का नेमिंग हम लोग करेंगे, डिनोट करेंगे V12, यानी Q1 चार्ज का पोटेंशियल और Q2 चार्ज का पोटेंशियल एट लोकेशन C, और C का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकेशन है R3, तो यहाँ R3 लोकेशन का पोटेंशियल चाहिए। अब इसी का वैल्यू हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू Q3 इंटू V12, यानी Q1 का पोटेंशियल प्लस Q2 का पोटेंशियल दोनों निकालना पड़ेगा सी पॉइंट पे। तो Q1 का पोटेंशियल बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय Q1 से Q3 का दूरी, यानी R13 चाहिए, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का पोटेंशियल है तो Q2 डिवाइडेड बाय R2 से 3 का दूरी चाहिए, यानी यह हो गया हमारा ये वैल्यू जो ब्रैकेट में दिख रहा है, यह हो गया V12 एट R3। तो यह हमारा वैल्यू हुआ। तो फाइनल अब हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस WT बराबर हो जाएगा। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा ऐड कर देंगे, आपको इसको ऐड कर दीजिए, W3 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद जो है ऊपर में मिटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये तीनों वर्क डन को हम लोग को ऐड करना है, W3 तीनों को ऐड कर दीजिए। अब इसको मिटाते हैं जगह बनाने के लिए। W3 जो हो गया टोटल वर्क डन, W1 हो गया 0, W2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, और W3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। तो यह हमारा जो है टोटल वर्क डन आया। अब फ्रॉम डेफिनेशन U बराबर WT, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3, यानी कि 3 को चार्ज का तो 1 2 3 लिखिए, या सिंपली U लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। अब देखिए एग्जाम में तो हम लोग को दूसरे फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको यही फॉर्मेट ध्यान रखना है, और इसका ट्रिक यही ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेंगल हो या कोई भी चार्ज का सिस्टम हो, जैसे यहाँ ट्रेंगल के लिए दिया A B और C, यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर Q3 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो यह पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया, इसका प्रोडक्ट बट्टा इसके बीच का दूरी ले लेना है, तो दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 बट्टा दोनों के बीच का दूरी R12 प्लस इस Q1 Q2 का हो गया, अब Q1 का Q3 के साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ट्रिक देखिए Q1 Q3 बट्टा R23, अब Q2 Q3 का, क्योंकि Q1 का Q2 के साथ हो गया, Q1 का Q3 के साथ हो गया, अब बचा कुछ Q2 का लेंगे तो Q2 का देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, अब Q1 का भी हो गया, Q2 का भी हो गया, Q3 का भी हो गया, तो बस यही हो गया फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह ट्रिक अपना करके हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और ट्रिक यही आएगा, लेकिन इसको बोर्ड के पैटर्न में कैसे लिखेंगे सो देखिए। बोर्ड में इस ढंग से नहीं लिखना है, बोर्ड में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देना है, तो मॉडिफिकेशन देख लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम लोग डायरेक्ट यही करेंगे। अब इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वर्क डन इन डिसोसिएटिंग द चार्जेस प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल। तो सिस्टम में जो चार्ज दिया है इसको डिसोसिएट करने में कितना वर्क डन लगेगा? तो इन्फिनिटी से इसको एसोसिएट करने में यानी असेंबल करने में जो वर्क डन लगा है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यह पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव वैल्यू, तो वर्क डन इन डिसोसिएटिंग हो जाएगा निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कंप्लीशन के लिए ये भी एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, इसको एज्यूम कैसे करेंगे? तो U इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो 1 वेरी फर्स्ट सब स्क्रिप्ट अगर सेम है तो सेकंड वाला वेरी कर गया। देखिए सेकंड सब स्क्रिप्ट वेरी कर रहा है। और इसमें देख रहे हैं तो सेकंड वाला सेम है, फर्स्ट वाला ही वेरी कर गया, यानी फर्स्ट भी वेरिएबल होगा, सेकंड भी वेरिएबल होगा। तो QI फर्स्ट को वेरिएबल, QJ सेकंड को वेरिएबल, डिवाइडेड बाई RIJ, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों वेरिएबल हो गया। और IJ लिए तो समेशन, एक समेशन I के लिए, दूसरा समेशन J के लिए। तो I बराबर 1 to कितना वेरी करेगा 1 और 3 है मैक्सिमम, तो 3 और J इज इक्वल टू, J भी मैक्सिमम वेरी कर सकता है कहां से 1 से 3 तक। अब एक कंडीशन देख रहे हैं कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए I कैनॉट बी इक्वल टू J। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है, इसको ऐसे असेंबलिंग हम लोग कर लेंगे 1/2 करके। अब यह 1/2 फैक्टर क्यों आता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग यह लिखेंगे, यह टर्म। अब इसको एक्सपेंड करके हम लोग देखते हैं यह टर्म आता है कि नहीं। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, एक्सपेंशन सीखिए। इसका कैसे एक्सपेंड करेंगे, I का वैल्यू पहले आपको 1 लेना है और J का वैल्यू, I का जो वैल्यू लेंगे 1 नहीं होगा, उससे बढ़ा करके होगा। तो I का वैल्यू पहले 1 लेना है, तो 1/2 यहाँ ले लेते हैं हाफ, या अब I का वैल्यू 1 लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। J का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बराबर नहीं है, तो J का वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो 2 ले लीजिए। तो यह हो गया Q2 बटा R12 प्लस समेशन साइन बोलेगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू अब 2 के बाद क्या ले सकते हैं 3, तो Q3 डिवाइडेड बाई R13। तो I का वैल्यू 1 लेकर के J का वेरिएशन हो गया, फिर प्लस समेशन। अब I का वैल्यू 1 के बाद 2 लेना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, I का वैल्यू 2 तो Q2। तो J का वैल्यू जो होगा वो कहां से वेरी करेगा 1 से, तो J का वैल्यू 1 हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, यानी Q1 डिवाइडेड बाई R21 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। I का वैल्यू फिर 2 रह जाएगा Q2। अब J का वैल्यू 1 के बाद 2 होगा, लेकिन I बराबर J हो जाएगा 2 अगर लेंगे, इसलिए 2 वाला नहीं लेंगे, 2 वाला छोड़ करके फिर कहां तक वेरी करेगा 3 तक, Q3 डिवाइडेड बाई R23, फिर समेशन साइन बोलेगा प्लस। अब I का वैल्यू जो है 2 लेकर के J का वेरिएशन हो गया। अब I का वैल्यू 3 लेकर के J को वेरी कराना, तो I का वैल्यू 3 लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3। तो I कितना वेरी करेगा 1 से, तो Q1 बाई R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई J का वैल्यू 1 के बाद 2, तो Q2 डिवाइडेड बाई R32। अब इसके बाद 3 3 होगा नहीं क्योंकि सेम हो जाएगा, तो यह आपका टर्म आ गया पूरा। इस पूरे एक्सपेंशन को तोड़े तो यह फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यह एक टर्म है Q1 Q2 R12 और यह दूसरा टर्म है Q2 Q1 R21। ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर 1/2 लगा हुआ है, तो इस दोनों में से एक टर्म आएगा 1/2 कट करके, तो ये बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 आ गया। 1/2 है इसलिए दोनों सेम है, उसका आधा कर देंगे, एक टर्म आ गया। फिर प्लस दूसरा देखिए Q1 Q3 का है, तो यह टर्म Q1 Q3 और Q3 Q1 यह दोनों का भी वैल्यू सेम आएगा, इसलिए और यहाँ हाफ लगा हुआ है, तो फिर इसका एक टर्म आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q3 लिखो या Q3 Q1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस। अब तीसरा देखिए ग्रुप, यह Q2 Q3 का है और यह Q3 Q2 का है, इस दोनों में से एक आ जाएगा हाफ के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। तो यही जो है फाइनल रिजल्ट आया। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यह आएगा, और यही रिजल्ट हमारा ओरिजिनली डिराइव होकर के आया है। इसलिए इस डेरिवेशन को बोर्ड फॉर्मेट में इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाने के समय क्या यूज हम लोग करेंगे, डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर लेंगे। ट्रिक जो यहाँ बताया है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, बस एक एक करके निकालते जाएंगे, ठीक है। अब एन सिस्टम के लिए है, टाइम खत्म हो गया है, जो हम लोग कल करेंगे, और साथ साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हम लोग कल करेंगे।